नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अभय भाई, ये आज सरकार की तरफ से ऐलान हुआ कि मनरेगा का नाम अब बदल रहे हैं और उसका नाम अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो बहुत से लोगों का कहना है कि ये पूज्य बापू गांधी जी के लिए कर रहे हैं कि आसाराम जी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनका तो आस्था आसाराम में ज्यादा थी, तो बहुत आसाराम के साथ घूमते फिरते नजर आए थे। खैर, क्योंकि बापू तो आसाराम भी है। दूसरा एक चीज समझ में नहीं आई, इसी मनरेगा को मोदी जी 2014 में जब आए तो मुझे ठीक से याद है, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहे कि ये विपक्ष की विफलताओं का स्मारक है, और क्या क्या गालियां नहीं दी। हाँ, और कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है। और अब उसमें वो 100 से 125 दिन कर दे रहे हैं उसका गारंटी जो रोजगार की है। मतलब ये ठीक है, ये अच्छा है, अच्छी बात है, सब कुछ होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये है कि इस पे आपकी एक टिप्पणी, क्योंकि एक तरफ वो 5 किलो राशन वाला भी अब उन्होंने ऐसा कर दिया है कि उसको कोई सरकार आगे या पीछे उसको विड्रॉ नहीं कर सकती है, उसी तरह से 125 को विड्रॉ नहीं कर सकती है। लार्जर क्वेश्चन यह है कि नाम बदलने से या इसको करने से इसको वोट में ट्रांसफर करना क्या कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वोट का ही सारा कुछ खेल रहता है। मैं पहले एक टिप्पणी इस पे चाहूंगा कि विफलताओं का स्मारक अब उनकी सफलताओं का वो हो जा रहा है, स्मारक हो जा रहा है। मोदी सत्ता में आए थे तो उनको लग रहा था कि वो बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय अर्थव्यवस्था का कारपोरेटाइजेशन करेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी उन्होंने बहुत तेजी से कारपोरेटाइजेशन करने की कोशिश भी की, इसमें कोई शक की बात नहीं। उन्होंने भारत की खेती का भी कारपोरेटाइजेशन करने की कोशिश की बहुत बड़े पैमाने पर। सबसे पहला कदम उन्होंने ये उठाया था, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जारी करवाया था राष्ट्रपति से, और उसके बाद कई बार उस अध्यादेश को जारी करवाया, लेकिन उसको वो कानून नहीं बना पाए उसको, तो उन्होंने फिर बाद में वापस लाना पड़ा। और राहुल गांधी ने उसके खिलाफ मुहिम भी छेड़ दी थी। भट्टा परसौल वगैरह सब जो हुआ था वो उसी की अनुक्रिया में था। तो उसमें केवल उन्होंने अपनी पार्टी का कारपोरेटाइजेशन कर दिया, बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन बाकी भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था का कारपोरेटाइजेशन वो नहीं कर पाए, क्योंकि भारत में जो निजी पूंजी है वो इतनी शक्तिशाली कभी भी नहीं थी, ना आज है, कि वो पूरी अर्थव्यवस्था का इंजन बन सके। न तो विदेशी निवेश तो हमेशा ही मात्रा में बहुत कम होता है, वो तो अर्थव्यवस्था का इंजन कभी हो ही नहीं पाता, दुनिया में कहीं नहीं हो पाता। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो हमेशा ही एक उसकी भूमिका थोड़ी रहती है, वो कभी भी मेन लोकोमोटिव की भूमिका नहीं निभा पाता। जो देशी पूंजी है उसको निभानी पड़ती है, वो नहीं कर पाए। उस वक्त मोदी जी को ये बड़ा विश्वास था। फिर मोदी जी को बाद में लगा होगा कि भाई ये जो हम चाहते थे उस तरह से नहीं हो पाता है, तो अब वो पूरी अर्थव्यवस्था का पूरे उनके जितनी भी योजनाएं थी सारी की सारी फ्लॉप हो गई हैं। कुछ भी नहीं, कोई निवेश नहीं हो रहा है, निजी क्षेत्र की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं है, कोई पहलकदमी नहीं है। एक बहुत कम क्षेत्रों में वो निवेश करते हैं, जहां पर उन्हें मुनाफा कमाने की उम्मीद होती है वहीं निवेश करते हैं। वो जैसे इलेक्ट्रॉनिक में निवेश कर देंगे, ऑटोमोबाइल में निवेश करते हैं, बाकी नहीं करते हैं निवेश। लाइट मैन्युफैक्चरिंग में, जिसकी वजह से चीन का रुतबा दुनिया में इतना बढ़ा है, उसमें निवेश करना चाहिए, उसमें निवेश करने को तैयार नहीं है, क्योंकि डिमांड नहीं है। उनका कहना है मार्केट में डिमांड नहीं है, इसलिए हम निवेश क्या करें। डिमांड इसलिए नहीं है कि लोगों के पास आमदनी नहीं है। तो ये तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ पूरा चक्र है। तो मोदी जी का शुरुआती जो उत्साह था, जिस उत्साह के तहत उन्होंने, मैंने उनका भाषण सुना था, इसमें संसद में उन्होंने कहा था कि ये आपकी विफलता का स्मारक है, और लेकिन मैं इस स्मारक को बंद नहीं करूंगा, मैं उन्हीं की शब्द हैं, मैं ढोल मजीरे लेकर इसका प्रचार करूंगा। ये उन्होंने इस तरह की डायलॉग बाजी की थी उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर। अब उनकी समझ में आ गया है कि भारत में जिस तरह से वो चाहते थे उस तरीके से नहीं चल सकता है। अब वो खुद ही देख रहे हैं कि उन्होंने खुद ही क्या किया है। वो 80 करोड़ परिवारों को, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। बिहार में 10-10 हजार बांट के उन्होंने वो चुनाव जीत पाए हैं। पता नहीं कितनी सब्सिडी है, लाभार्थियों की एक पूरी दुनिया बन चुकी है। तो ये इसमें अब जो मनरेगा है, जो मनरेगा को रखना उनके लिए बहुत जरूरी हो गया है, और मनरेगा को और मजबूत बनाना, उसके लिए और पैसे का आवंटन करना भी उनके लिए बहुत जरूरी हो गया है। उन्होंने ये भी देखा है कि बड़े पैमाने पर कोविड में शहरों में काम करने वाले जो मजदूर अपने घरों को लौटे थे, उनका वो दोबारा फिर शहरों में सारे के सारे वापस नहीं गए। अब वो सब देहातों में ही है, उनको भी तो काम चाहिए। तो उनके लिए मनरेगा का उपयोग वहां पे भी बहुत ज्यादा है।
इसलिए उनको ये मजबूरी में करना पड़ता है। जहां तक नाम बदलने का सवाल है, इस सरकार को नाम बदलने की झक है, नाम बदल के सोचती है कि हमारा हो गया। तो अब वो भी महात्मा गांधी के नाम पे पहले ही से था, अब उन्होंने उसको पूज्य बापू कर दिया है, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो लगता है कि इसको ये सब उन्हें करना ही नहीं चाहिए था। ये बहुत गैर गंभीर किस्म की उनकी हरकतें होती हैं। जैसे उन्होंने जो प्रधानमंत्री दफ्तर है उसका नाम सेवा तीर्थ रख दिया है, उसका नाम उन्होंने कहीं किसी को सरकारी उसको कहीं कर्तव्य भवन नाम रख दिया है, रेस कोर्स रोड पे खुद रहते थे उसको लोक कल्याण मार्ग नाम रख दिया है। तो ये सब बिल्कुल बेकार की गतिविधियां हैं, इनका कोई अर्थ मतलब नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। असली बात यह है कि आर्थिक प्रश्न के ऊपर सरकार कहां तक पहुंची। मेरा मानना है कि सरकार 2014 में जहां खड़ी हुई थी उससे भी कुछ कदम पीछे चली गई है, क्योंकि 2014 में कम से कम इस सरकार के पास यूपीए सरकार के 10 वर्षीय शासन की उपलब्धियां थी। मनमोहन सिंह ने थोड़ा होशियारी से सोच समझ के संतुलित होते हुए वो पूरा चलाया था। वो भी इनके हाथ से पूरी तरीके से निकल चुका है। इस पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। मैं तो एक लिस्ट देता हूं हमेशा। अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, विदेश नीति को बर्बाद कर दिया है, उड्डयन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। ये और कुछ बाकी बहुत सी चीजें नॉन स्टार्टर हैं, ऐसे कि जो स्किल मंत्रालय है वो पूरी तरह से नॉन स्टार्टर है। गृह मंत्रालय पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है अमित शाह ने। विफलताओं के अमित शाह के हिस्से में तो विफलताओं के बड़े बड़े स्मारक हैं। जी जी, मैं अभी भाई एक चीज और, क्योंकि पिछले इसी हफ्ते जो अभी खत्म हुआ ये अजीब सा एक हुआ, और अमित शाह जिस तरह से, मतलब अगर उसको वैसी भाषा बोले तो बिल्कुल गुंडागर्दी करते नजर आए, और पार्लियामेंट में वो बैठ के जब साला और ये सब गाली गलौज करने लगे, और फिर उन्होंने कहा कि शायद ये ठीक नहीं तो इसको निकाल दिए। उनको पता था वो गाली दे रहे हैं, और उसके दूसरे दिन कल एक वीक सा नैरेटिव चलाना शुरू किए बीजेपी वाले और मीडिया वाले कि साहब उनको 102 टेम्परेचर था इसलिए वो बहुत उत्तेजना में थे, और ये सब बातें कल आने लगी। अरे भाई 102 टेम्परेचर है डॉक्टर को दिखाओ, और ज्यादा टेम्परेचर तो घर बैठो, यहां आके गाली गलौज करने लगोगे। तो ये मैं जरा इस पे, क्योंकि राहुल गांधी अब वो चाहे जितनी गाली दे, अमित शाह और मोदी अब ये करने लगे कि राहुल गांधी वजह से कांग्रेस सत्यानाश हो रहा है, राहुल गांधी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उनको राहुल गांधी से है, ये बिल्कुल स्पष्ट था जिस तरह से वो कर रहा है। तो राहुल गांधी भी अब दो हाथ करने के लिए आमने सामने तैयार है। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा जो अमित शाह का अभी किया। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा के सत्र में 2 बड़ी गलतियां की, और वो 2 बड़ी गलतियां ज्यादा चालाकी दिखाने के चक्कर में हुई। मोदी जी काफी दिनों से सोच रहे थे कि किस तरीके से बंगाल के चुनाव के लिए उनको कोई तुरुप का इक्का प्राप्त हो। तो उस तुरुप का इक्का प्राप्त करने के लिए उन्होंने विपक्ष से कहा कि ठीक है, हम आपको SIR पे तो बहस नहीं करने देंगे, चुनाव आयोग पे भी बहस नहीं करने देंगे। चुनाव आयोग पे तो हम लोगों का पहले से है कि वो संवैधानिक संस्था है, संसद के प्रति उस तरह से जवाबदेह नहीं है, तो इसलिए हम वहां बहस नहीं करने देंगे। आप चाहें तो चुनाव सुधारों पे बात कर सकते हैं, लेकिन आपको वंदे मातरम पे बहस करने के लिए मानना होगा। विपक्ष उसके लिए तैयार नहीं था, तो किसी तरह विपक्ष को लगा कि इनका दांव पेश है, चलो इसको मान लेते हैं। तो विपक्ष ने उनकी बात मान ली, तो वो एक तरह का लेन देन हो गया, गिव एंड टेक हो गया कि हम वंदे मातरम पे बहस में भाग लेंगे, आइए आप चुनाव सुधार पे भाग लीजिए। और बिरला साहब को कह के रखा गया था कि किसी को चुनाव आयोग का नाम मत लेने देना, और SIR का शब्द मुंह से नहीं निकलेगा किसी के, ना SIR शब्द किसी के मुंह से निकलेगा, ना चुनाव आयोग मुंह से निकलेगा। ये दो हिदायतें ओम बिरला साहब को दी गई थी। लेकिन जब चुनाव सुधार के ऊपर बहस शुरू हुई तो सब लोग बार बार चुनाव आयोग का नाम ले रहे थे, बार बार SIR का नाम ले रहे थे। ओम बिरला ने टोकने की कोशिश की, तो कांग्रेस के और दूसरे विपक्ष के वक्ताओं ने कहा कि नहीं तो हो ही नहीं सकता, इनके नाम लिए बिना तो कोई चर्चा हो ही नहीं सकती। तो फिर वो इनके खूब जम के नाम लिया गया और चुनाव हुआ। तो राहुल गांधी ने और दूसरे विपक्षी नेताओं ने चुनाव सुधार पर बहस को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। मैं उनको बहुत बड़ा श्रेय देता हूं। मैंने कभी संसद में इतनी साफ और ठोस तरीके से इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर चर्चा होते हुए नहीं सुनी। और वो बिल्कुल इलेक्टोरल रिफॉर्म तो बहुत दिनों से उसकी फाइल मोटी पड़ी धूल खा रही है, उसको खोला नहीं आता है फाइल को। अब बिल्कुल जो करंट
पर्सपेक्टिव है, जो बिल्कुल ताजा परिप्रेक्ष्य है, उस परिप्रेक्ष्य में हुई बहस वहां पर। ये नहीं कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बहस हो रही हो, मतलब शेषन के जमाने की किसी ने याद नहीं की, क्योंकि जरूरत नहीं है, वो जमाना दूसरा था। हाँ, बिल्कुल नया परिप्रेक्ष्य जो है, यानी जब ईवीएम की भी बात हुई तो ईवीएम हैक की जाती, ये सब नहीं कहा किसी ने। उन्होंने कहा कि भाई विपक्ष को यह अधिकार होना चाहिए कि वो ईवीएम के आर्किटेक्चर में झांक सके जाकर। ये मांग पहली बार सदन के पटल पर उठाई गई, आज तक कभी सदन के पटल पर नहीं मांग उठाई गई। आपने चुनाव आयुक्त के नियुक्ति में जो गड़बड़ियां कर रखी हैं, जो वो बात पूरी तरह उठा दी गई वहां पर। अपॉइंटमेंट में जो कमेटी है, हाँ, सीसीटीवी वाले सवाल वो पूरी तरह उठा दिया गया उस पर। तो ये सारे सवाल सदन के रिकॉर्ड में दर्ज कर दिए गए। अभी तक क्या होता था कि बाहर होता रहता था सारा काम, चुनाव आयोग कहता रहता था कि झूठ बोल रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं को। अरे अब ये चीजें सदन के रिकॉर्ड में दर्ज हैं, और देर सवेर आप उन चीजों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। देर सवेर उन चीजों के साथ में हिचक के साथ या बिल्कुल इच्छा के साथ में कहीं ना कहीं विपक्ष की इन मांगों के साथ में सत्ता पक्ष को और चुनाव आयोग को कोई समायोजन निकालना पड़ेगा। वो आज निकाले या 6 महीने बाद निकाले, वो अलग बात है जी। ये चीज बीजेपी की समझ में आ गई कि हमसे गलती हो गई, तो उसलिए अमित शाह उस वजह से बहुत बौखलाए। अमित शाह बोलने के लिए खड़े हुए तो राहुल गांधी ने कहा बीच में, आप हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं ठीक से। तो अमित शाह ने कहा कि ये तो आपकी बहुत ज्यादती है, आप चाहते हैं कि हम आपके हिसाब से अपने भाषण का क्रम रखें। ये बहस हुई उनके, राहुल गांधी और उनके बीच में, मैं अपने हिसाब से बोलूंगा। तो वो अब राहुल गांधी ने कहा कि आप डरे हुए लग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भड़कूंगा नहीं, मैं संतुलित तरीके से क्रमवार आपकी बात का जवाब दूंगा। मतलब ये दोनों के बीच में एक्सचेंज हुआ। ये एक्सचेंज भी बहुत दिलचस्प था। तो उसी चक्कर में, उत्तेजना में और बौखलाहट में, और ये देखते हुए कि ये एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो गई है बहुत ज्यादा उन लोगों को, तो उस चक्कर में उनके मुंह से साला वगैरह भी निकल गया। अब बाद में लीपा पोती हो रही है कि उनको 102 बुखार था। दूसरी गलती इन लोगों से ये हुई कि इन्होंने राहुल गांधी की बात का जवाब देने की बजाय उनका चरित्र हनन करने की कोशिश की, और उनके ऑफिशियल हैंडल से एक जोड़ तोड़ करके बनाया गया एक भद्दे किस्म का एक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें राहुल गांधी कि मैं गांधी बन के आया था लेकिन हूं मैं अय्याश, ये उसमें शीर्षक लगा दिया गया। तो कांग्रेस ने सोचा कि भाई जरा इन जो मिठाई हमें खिलाने की कोशिश कर रहे हैं वो मिठाई हमें खिला देते हैं। तो कांग्रेस के पास तो हम लोग जानते ही सब पुरानी चीजें हैं जो कांग्रेस ने पोस्ट की, तो वो तो सब प्रामाणिक चीजें हैं, अदालत में वो चीजें पेश हुई हैं। भाई कोई चीज अदालत में एफिडेविट दिया गया है, विधानसभा में उस एफिडेविट के आधार पर भाषण दिया गया और विधानसभा के रिकॉर्ड में दर्ज है, उसको हटाया भी नहीं जा सकता है वहां से। तो वो कांग्रेस ने बीजेपी के आदमी, जो अब बीजेपी के करंट आदमी, उन्होंने दिया है, कपिल मिश्रा जी। हाँ, बीजेपी उसका मंत्री है। तो वो सुप्रिया श्रीनेत ने उसको पोस्ट कर दिया उनको। अच्छा, सुप्रिया श्रीनेत का पोस्ट किया हुआ तो मैंने शाम को देखा, वो सारी दुनिया में फैल गया। मुझसे एक अमेरिकी मित्र ने मुझे सवेरे ही भेज दिया था वो। मतलब वो बड़े पैमाने पे वो चीज सारी दुनिया में चल रही है, जो भाषण है कपिल मिश्रा का, वो बड़े पैमाने पे सारी दुनिया में चल रहा है। मेरे ख्याल से तमाम भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं वो उसको देख रहे हैं, भारत में तमाम लोग उसको देख रहे हैं। वो तो अपने आप में, जब भाषण वो दिया गया था तब तो लोग भूल चुके थे उसको, अब नए सिरे से लोगों को वो याद आ रहा है। और इस चक्कर में क्या हुआ है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी मोदी जी की शान में जो कसीदे पढ़ते रहते हैं आजकल बीच बीच में, मोदी गधा है, वो ये भी कहते हैं, ये भी तो कहते हैं ये मोदी गधा है, ये भी कहते हैं कि लड़कियां छेड़ता है, ये चरित्रहीन है, ये सब बोलते हैं। ये भी बोलते हैं कि ये जेल जाएगा, ये सब बातें बोलते रहते हैं वो। तो उनकी बातों पर लोग ध्यान नहीं देते थे, गंभीरता से नहीं लेते थे। कपिल मिश्रा के भाषण की रोशनी में सब लोग सुब्रमण्यम स्वामी की बातों को और ध्यान से सुनने लगे हैं। उन्हें लगने लगा ये बंदा जो बातें कह रहा है, ये बातें केवल इसकी झकबाजी नहीं है बल्कि इन बातों में दम है। तो बीजेपी ने वास्तव में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, अपना पैर कुल्हाड़ी पे दे मारा नहीं। और दो बड़ी गलतियां की उन्होंने। मैं एक चीज ऐड कर दूं, मैं कल शाम को एक जगह था, प्रबुद्ध लोग थे, कुछ एक रिटायर्ड जज साहब थे, रिटायर्ड डीजी साहब। अब ये सामाजिक चर्चा होने लगी, और पुराना नहीं, मानसी सोनी होने तो पुरानी, अब नए जो कैरेक्टर्स हैं, वो देखा, उसको देखा, वो वहां क्यों, वो ये बनाई गई, वो ये। अब लोग नए नए जो महिला मित्र हैं कई नेतृत्व की,
उनके नाम अब बिल्कुल ओपनली लिया जा रहा है कि देखो वो लिया वो लिया। ये इन्होंने ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि जिसको जिसको अब बंद करना मुश्किल है, और लोगों को अभी सबसे एक ज्यादा और मजा भी इसमें अभी अभी एक और मैं वीडियो सुन रहा था अपने एक मित्र पत्रकार का, तो वो बता रहे थे कि वो कोई स्मृति ईरानी को कमरे में बुलाकर अमित शाह ने और मोदी ने बहुत अपमानित किया, वो रोती हुई बाहर आई और वो गुस्से में खौल रही हैं। मतलब ये जो कुछ इस वक्त बीजेपी में चल रहा है, वो बहुत विकट है, वो बहुत खराब स्थिति है। लगता है कि चीजें धीरे धीरे करके ये लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें माहिर भी हैं कंट्रोल करने में, ऐसी बात नहीं, उनकी मैं तारीफ करूंगा इस सवाल को लेकर। लेकिन वो परिस्थिति धीरे धीरे निकल रही है। इन लोगों को डर सता रहा है कि कहीं ये कोई ट्रिगर पॉइंट ना मिल जाए पार्टी में हमारे विरोधियों को, संघ में हमारे विरोधियों को, और कुल मिलाकर जनता को, कोई जो लोग नाराज हैं जो, उनको ट्रिगर पॉइंट ना मिल जाए। तो देखिए, एक बार कोई ट्रिगर पॉइंट मिल गया ना, इनका पूरा संघर्ष उस ट्रिगर पॉइंट को न मिलने देने का है लोगों को। जी जी, एक बार ट्रिगर पॉइंट मिल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। मैं एक चीज और बता दूं, मतलब मैं उस पर बहुत संक्षिप्त करके अगले टॉपिक पे जाएं। ये जो सेशन था, मुझे उम्मीद थी कि बिहार में करारी हार के बाद इंडिया और विपक्ष जो है वो बिल्कुल बिखरा हुआ होगा। बीजेपी बहुत ही अपस्विंग में रहेगी, मतलब उसके साथ रहेगी जोश खरोश के साथ। मोदी जी के पहले भाषण में वंदे मातरम जब उन्होंने चर्चा शुरू की तो वो कहीं नजर भी आया। लेकिन कल तक ये स्थिति हो गई थी प्रोफेसर अभय, ये सोच लीजिए राज्यसभा में इतने विजिलेंट हैं कि उन्होंने स्थगित करवाई कि कोई मंत्री नहीं बैठा है। आपके इतना बड़ा है, कोई मंत्री नहीं बैठा है, राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा, 10 मिनट के लिए रोकना पड़ा। जब मंत्री जी आए, किरण रिजिजू बोले कि सब लोग आके, नड्डा जी, किरण रिजिजू, निर्मला सीतारमण के, हम लोग वहां थे, हम वहां थे, किसी को बाथरूम आ गई थी, किसी को कुछ आ गया था, किसी को पेट खराब था, इस तरह की आके एक्सक्यूज देने लगे। तो ये भी विपक्ष, मैं इसलिए इससे आपसे पूछ रहा। और दूसरा, इनके साले पे तो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं ओम बिरला जी की। वो उन पे का अपना गुस्सा उतार रहे थे हरदीप सिंह पुरी पे कि जेब में हाथ डाल के कर रहे हो, जरा मुस्कुरा के बोलिए। अच्छा, उनको खुद कोई पूछता कि तुम कितने बदतमीजी से बोलते हो। तो मैं इस पे एक छोटी टिप्पणी, विपक्ष ज्यादा मजबूत और ज्यादा पॉजिटिव नजर आया। आप जो बात कह रहे हैं वो मेरे ख्याल से मैंने जो अभी टिप्पणी की थी उसकी तस्दीक करती है आपकी बात, कि चीजें इन लोगों के हाथ से निकलती जा रही हैं, निकलने की तरफ हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने हाथ से उन्हें ना निकलने दें। व्यवस्था बन नहीं रही है। हमेशा जितना बढ़िया कंट्रोल, जितना बढ़िया नियंत्रण होता था, वो चीजें बन नहीं पा रही हैं। अब आप उत्तर प्रदेश को देखिए, अब इन चीजों को छोड़ दें, अब हम लोग जिस चीज में आपकी भी बहुत दिलचस्पी होगी, ठोस उसके ऊपर आ जाएं। उत्तर प्रदेश में आज मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का नामांकन होगा आज जी। कल से उसके ऊपर बहस चल रही है मीडिया में, मैं भी कई जगह भाग ले चुका हूं उस बहस के ऊपर। कौन बनाएगा, किसी जाट को ही बनाएंगे या ओबीसी को बनाएंगे, ओबीसी में लोधी होगा कि कुर्मी होगा, या किसी ब्राह्मण को बनाएंगे, ये सब बातें चल रही हैं। और इसके बनने से योगी और मोदी में दूरी बढ़ेगी कि घटेगी, ये सब पूरा चल रहा है। और क्योंकि एक हमारे मित्र का कहना था, अगर उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष बन जाएगा तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना कोई ज्यादा दूर नहीं रह जाएगा, और 2026 जून से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बनाना ही बनाना है। यानी अभी 1 साल उन्होंने और ले लिया अपने लिए, मतलब कब 6 महीने और ले लिए उन्होंने अपने लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए। तो ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि कई विधानसभा चुनाव में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, बिहार में जीत के बावजूद सब कुछ मोदी जी और सरकार के लिए ठीक नहीं है। अब आज एक और खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, मतलब एक, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं और खबरों में चर्चा कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने के लिए जिन खनिज पदार्थों की और जिन जरूरी चीजों की, खनिजों की आवश्यकता होती है, चीन उनमें से बहुत सी चीजों को नियंत्रित, कंट्रोल करता है। अमेरिका ने चीन का जो प्रभुत्व है उसको चुनौती देने के लिए और कुछ अपना बनाने के लिए उसने, अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया, एक खास तरह का नाम रखा है, वो नाम हमें याद नहीं, कि थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ा था नाम वो है, और उस ग्रुप में से भारत को बाहर कर दिया है। भारत उसके अंदर नहीं है। यानी भारत ना तो चीन के उस ग्रुप में है, ना अमेरिका के उस ग्रुप में है। तो अब आप सोचिए कि भारत में सेमीकंडक्टर बनाने, चिप बनाने वगैरह की जो भी इनकी महत्वाकांक्षाएं होंगी, सबको इससे पलीता लग गया है। एक तरफ ट्रंप साहब आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, माई फ्रेंड ट्रंप, माई फ्रेंड मोदी, ये चलता रहता है।
दूसरी तरफ ट्रंप के साथ में आपकी कोई भी ट्रेड डील जो है, बात ही हो रही है अनंत काल से, लेकिन आज तक ट्रेड, कब पीयूष गोयल ने ऐलान किया था कि ट्रेड डील होने वाली है? आज तक ट्रेड डील नहीं हुई है। वो जितना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने में देरी हो रही है, उतनी ही ट्रेड डील में देरी हो रही है। ये स्थिति है। तो इनका सब कुछ गड़बड़ाया हुआ है। इनकी वाणिज्य नीति गड़बड़ाई हुई है। पीयूष गोयल इज ए फ्लॉप मिनिस्टर। इनका जो गृह मंत्रालय है उसकी हालत यह है कि अमित शाह को तो जरा भी शर्म अमित शाह को हो और मोदी हो तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और दूसरा गृह मंत्री बनाना चाहिए। इनकी विदेश नीति तकरीबन खत्म हो चुकी है। विदेश नीति नाम की कोई चीज इनके पास नहीं है। इनका अर्थ मंत्रालय पूरी तरीके से ढक्कन है, उसे पता ही नहीं है कहां क्या हो रहा है। ये स्थितियां हैं इनकी सरकार की। ये केवल संकट दर संकट प्रबंधन करके चल रहे हैं जी। मैं साहब आपने प्रबंधित कर देते हैं। क्योंकि आपने बात शुरू कर दी है, मैं उसमें एक ऐड करके आपका एक, हम लोग तो भाई पॉलिटिकली पर्सपेक्टिव समझ सकते हैं। आज की जो खबर आई है उसके अनुसार चीन ने पहली बार जो ट्रेड सरप्लस है, मैं दर्शकों को बता दूं, जो वो आयात करता है और निर्यात करता है, तो वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में वो एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और वो 1 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया है। 1 ट्रिलियन का मोटे तौर पे मतलब करीब 9.5 लाख करोड़ रुपया, हिंदुस्तानी रुपए की अगर बात करें, वो इस तरह की बातें कर रहा है। और ये पूरा उसको अगर आप पढ़ें तो उसमें ये तब हुआ है जब यूएस ने ट्रेड सैंक्शन लगाए हैं, यूएस ने टैरिफ लगाया है, और उसने क्या किया इस दौरान, उससे बाकी यूएस को छोड़ के बाकी सारे राष्ट्रों में अपना ट्रेड बढ़ाया है, उनके साथ मैत्री की है, अपनी फैक्ट्री शिफ्ट की है, उनका इन्वेस्टमेंट किया है, और आज बिना यूएसए के भी वो इस स्थिति में है कि वो यूएसए को डिक्टेट करे। मैं इस पे एक छोटी टिप्पणी, और भारत तो गेम से बाहर ही हो चुका है। वो तो नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका में ही उलझा हुआ है, उसके पास इससे आगे का कुछ है ही नहीं। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा, ये एक बहुत ही खराब व्यवस्था। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ भी इनके संबंध अच्छे नहीं है। वहां से भी इनको कुछ नहीं हासिल होने वाला है, वो भी इनके साथ नहीं खड़े हुए हैं। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वाणिज्य और अर्थशास्त्र के मामले में इन लोगों की जो अभी तक की जो भी कोशिशें, जो भी डींगे थी, वो सारी गलत साबित हो चुकी हैं। अब ये लोग केवल शेखी बघारने के जरिए ही जीवित हैं। अच्छा, इनको मैं समझता हूं इनके टिके रहने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि इन्होंने मीडिया को कैप्चर कर लिया था। इन्होंने 2019 के आसपास, पहले कार्यकाल में तो नहीं, लेकिन दूसरा कार्यकाल शुरू होने से पहले उन्होंने मीडिया कैप्चर करने की जो इनकी जो लक्ष्य था उनका, उस लक्ष्य में उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली थी। उसका लाभ इनको अभी तक मिल रहा है। अगर मीडिया कैप्चर नहीं होता तो अभी इनकी खाल खींच दी गई होती और ये लोगों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बड़े एंटी इनकम्बेंसी का ज्वार आया हुआ होता चारों तरफ। इसलिए इनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो दबी हुई होती है, वो चुनाव के पास में अपना सिर उठाती है। ये स्थिति है। प्रोफेसर, मैं एक चीज और इसलिए बात कर ली जाए क्योंकि अजय माकन, ये सब इस बार सब लोग, मतलब मुझे तो लगा अगर नए उस पर कहेंगे तो इस बार का अवार्ड तो इकरा हसन को मिलना चाहिए। बेहतरीन बोले, मतलब, और खास करके जब यंगस्टर अच्छा बोलते हैं, नए युवा एमपी अच्छा बोलते हैं, तो अपनी आशा भी बढ़ जाती है कि सीनियर लोग तो बोलेंगे। मैं थोड़ा एक और चीज, अजय माकन ने जो एक प्रश्न उठाया है, और वो एक प्रश्न ऐसा है जिसपे हम लोग को थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा भाई जो फंडामेंटल कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी टू सर्वाइव के लिए उन्होंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड, ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी क्रेडिबिलिटी पे हम लोग बात नहीं करेंगे, काफी बात कर चुके हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड पे उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि 2004 में लोकसभा इलेक्शन के बाद बीजेपी के बैंक अकाउंट में 83 करोड़ रुपए थे, कांग्रेस के बैंक अकाउंट में 38 करोड़ रुपए थे। ये 2004 के इलेक्शन के बाद की बात है। आज जब 2024 का इलेक्शन हो गया, उसके बाद बीजेपी के अकाउंट में 2024 इलेक्शन के बाद 10,107 करोड़, और कांग्रेस जो 83 करोड़ से बढ़ के 10,107 करोड़ हो गया, और कांग्रेस का 38 करोड़ से बढ़ के 133.97, 134 करोड़ पकड़ लीजिए। अब उनका कहना है ये 134 और 10,000 में 75 गुने का फर्क है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। और इसमें वो इलेक्टोरल बॉन्ड का भी एक बड़ा पैसा है, जो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलीगल है, असंवैधानिक है, गलत है, लेकिन वो पैसा भी, मतलब घूस का पैसा भी आके वो वहां बैठा हुआ है। मैं इस पे एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा, ये इस पे चर्चा तो होनी चाहिए ना देश में। देखिए, इस पे चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए, और जो जिस तरह से उन्होंने बात रखी है उससे बात समझ में भी आती है, इसलिए उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। मेरा कहना है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है, जो भाजपा को बहुत बड़े पैमाने पे मिला, लेकिन कांग्रेस को भी मिला,
थोड़ा सा पैसा टीएमसी को भी मिला, द्रमुक को भी मिला, दूसरी पार्टियों को भी पैसा मिला। मैं अबे भाई, मैं एक मिनट में, माफ कीजिएगा, जो अभी तक के आंकड़े आए हैं उसमें 12,768 करोड़, करीब 3,500 करोड़ के अभी आंकड़े नहीं आए हैं, उसमें बीजेपी को 6,060 करोड़, तृणमूल कांग्रेस को नंबर 2 पे है 1,609, कांग्रेस 1,421 और फिर बीआरएस 1,214। मैं सिर्फ इसलिए कि दर्शकों को पता लग जाए कौन कितना ले रहा है। बिल्कुल। तो ये जो पैसा इन लोगों को मिला है, अगर बीजेपी को मिला पैसा इलीगल है तो इनको मिला हुआ पैसा इलीगल क्यों नहीं है? जी देखिए, विपक्ष को चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट जैसे ही फैसला देते, विपक्ष को चाहिए था फौरन कहना चाहिए था कि हम इस पैसे को वापस करने के लिए तैयार हैं, हम इस पैसे को भारत सरकार के खजाने में वापस करेंगे पैसे, ये इलीगल मनी है, हम इसको नहीं लेना चाहते। ये अगर विपक्ष की कोई एक पार्टी भी कर देती, तो दूसरी पार्टियों को भी करना पड़ता, और फिर भारतीय जनता पार्टी को भी हिचक के साथ ही रही, हाँ करना पड़ता उसको। तो ये जो स्थिति है, ये लोग किसी ने नहीं किया, सब लोग पैसा दबाए बैठे रहे। इससे इस पूरे मामले को धक्का लगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के एक अच्छे फैसले से जो एक अच्छाई भारतीय राजनीति में आनी चाहिए थी, चुनाव प्रणाली में अच्छाई आनी चाहिए थी, उसको सब राजनीतिक दलों ने मिलकर रोक दिया। आज चुनाव सुधारों की बात होती है, आप देखिए चुनाव सुधारों को कभी किया नहीं जाता। राहुल गांधी ने संसद में बिल्कुल ठीक कहा कि सरकार चुनाव सुधार करना नहीं चाहती, लेकिन जब राहुल गांधी की अपनी सरकार थी, 10 साल सरकार रही, तो उन्होंने भी कभी कोई चुनाव सुधार करने की कोशिश नहीं की। अब मनीष तिवारी ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, लेकिन उन्होंने कहा अगर सबसे बड़ा चुनाव सुधार राजीव गांधी ने किया था, उन्होंने वोट देने की आयु जो है वो 18 साल कर दी, ये ठीक है, उन्होंने, इससे वोटरों की संख्या बढ़ गई, लेकिन कोई चुनाव सुधार नहीं है ये। इससे वोटरों की संख्या बढ़ गई, भारत में मतदाताओं की संख्या बढ़ गई, और नौजवान लोगों को राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी लेने का मौका मिला। लेकिन इसको आप भारतीय चुनाव प्रणाली की जो समस्याएं थी, जिनके लिए चुनाव सुधार किया जाता है, आप ये नहीं कह सकते कि ये करने से आप और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दरअसल वो सारे के सारे चुनाव सुधार अभी भी हवा में लटके हुए हैं, कोई पार्टी चुनाव सुधार नहीं करना चाहती, और भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज को और भी ज्यादा जटिल और पेचीदा बना दिया है। अब तो भारतीय जनता पार्टी ने, जो राहुल गांधी ने सुझाव दिए हैं, बिल्कुल ठीक सुझाव दिए हैं, मैं तो उन सुझावों की प्रशंसा करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर उनको सुधार कर लेगी तो भारतीय जनता पार्टी का खेल ही खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का खेल ही इसलिए है कि वो चुनाव सुधार ना करे। जी, बस चलते चलते अबे भाई एक अंतिम वो, आजकल बीजेपी एक नया नैरेटिव सेट करने के चक्कर में है कि राहुल गांधी विदेश बहुत जाते हैं और ये बहुत सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, हमारे मोदी जी यही रहते हैं, एक भी छुट्टी नहीं लेते हैं, लगातार चुनाव के बारे में सोचते रहते हैं और इसलिए चुनाव जीतते हैं। और वो बार बार एम्फेसिस ये था कि हम चुनाव जीते हैं, हम चुनाव जीते हैं, हम चुनाव जीते हैं। अगर कोई विदेश जा रहा है, एक तो इतना जाते नहीं है, मोदी जी से कम ही जाते हैं, लेकिन अगर कोई जाता है, बड़ी यूनिवर्सिटीज में लोगों से इंटरेक्शन करता है, उनकी बात सुनता है, उनके विचार अपने को लेता है, अपने विचारों को विकसित करता है, मैं इस पे जरा स्पेशली आप इसका बहुत अच्छा कांग्रेस ने जवाब दे दिया है। आजकल कांग्रेस कुछ विपक्ष की भूमिका गंभीरता से निभा रही है और भारतीय जनता पार्टी को तुर्की बतुर्की जवाब देती है। पूरी लिस्ट सब प्रकाशित हो गई है कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद कितनी यात्राएं की हैं, और हर बार यात्रा करने पे कोई ना कोई संसद का सत्र चल रहा था। और तो और, जब देश बड़े संकटों में था, जब पुलवामा अटैक हुआ था, जब पहलगाम अटैक हुआ है, या इस प्रकार की तमाम घटनाएं हुई, उस वक्त मोदी जी या तो तस्वीरें खिंचा रहे थे, या सैरगाह में थे किसी, या विदेश यात्राओं पे थे, या किसी कोविड के जमाने में भी वो एक अंतरराष्ट्रीय कोई सम्मेलन है उसमें भाग लेने गए हुए थे। तो मोदी जी ने तो उस चार्ट को देखकर लगता है मोदी जी ने तो नियम ही बना लिया है कि संसद जब चलेगी तो हम जरूर विदेश जाएंगे जी। तो उन सब चीजों का वो सारा, देखिए बीजेपी ने जिस प्रकार के झूठ बोले हैं और जो बातें कही हैं, उससे क्या होता है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की असलियत विपक्ष को सामने रखने का मौका मिलता है। उससे बिल्कुल लोगों को नया पर्सपेक्टिव मिलता है, और फिर भारतीय जनता पार्टी चुप रह जाती है, वो दोबारा उस बात को नहीं कहती। अब राहुल गांधी के खिलाफ जब कहना शुरू किया, जैसे ही कांग्रेस ने पलट के वार किया, उसके बाद से बिल्कुल चुप्पी है, कुछ नहीं बोल रहे। जब राहुल गांधी को अय्याश कहने वाला उन्होंने वो किया, कांग्रेस ने पलट के वार किया, तब से सन्नाटा छाया हुआ है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल रहे। तो ये इनकी स्थिति है। जी प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, और मेरे ख्याल में अगली बार जब हम लोग बात करेंगे तब तक संसद का ये शीतकालीन सत्र समाप्त हो चुका होगा। हालांकि जो मेन मुद्दा था वो तो हो गया है। मेरे ख्याल में शायद अगले हफ्ते अगर सरकार में थोड़ी भी संवेदना होगी
तो वो पोल्यूशन पे, जैसा राहुल गांधी ने प्रपोज किया कि पोल्यूशन पे एक बातचीत आके चर्चा करके एक 5-10 साल का कोई रोड मैप बनाने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार।